त्याग, समर्पण, राजनीति, कूटनीति और राष्ट्रभक्ति, ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। बेशक दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमाओं में से ये एक हो, लेकिन देश के सरदार का व्यक्तित्व इस प्रतिमा से कई ज्यादा ऊंचा है। वो लौह पुरुष सिर्फ इसलिए नहीं कहे जाते क्योंकि उन्होंने भारत का एकीकरण किया। मेरी नजर में वो लौह पुरुष इसलिए हैं क्योंकि उनकी शख्सियत चट्टानी थी और इरादे थे फौलादी, और उनके लिए देश से बढ़कर कुछ नहीं था। समर्पण भाव ऐसा कि बापू के कहने पर कांग्रेस का अध्यक्ष पद छोड़ा और देश के पहले प्रधानमंत्री बनने का गौरव भी। दोस्ती की मिसाल ऐसी कि देश हित में हमेशा पंडित नेहरू के साथ खड़े रहे और राष्ट्रभक्ति इतनी कि जीते जी कभी देश का अहित होने नहीं दिया। नमस्कार, केवड़िया में सरदार पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से मैं शिखा ठाकुर आपके सामने हूँ, और आज वो कहानी मैं बताऊंगी जो आपने शायद कभी नहीं सुना। केवड़िया में मेरी मौजूदगी इस समय है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो आज जन विख्यात है, हर जगह प्रसिद्ध है। इस धरती यानी सरदार पटेल को नमन करते हुए एक सवाल को मैं आपके सामने मिलकर के समझने की कोशिश करूंगी। क्या अगर सरदार पटेल होते तो बलूचिस्तान भारत का होता? आज जहां बलूचिस्तान है उस जगह का इतिहास तकरीबन 9000 साल पुराना है। तब यहाँ मेहरगढ़ हुआ करता था। ये सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख शहर था। लगभग 3000 साल पहले जब सिंधु सभ्यता का अंत हुआ, यहाँ के लोग सिंध और पंजाब के इलाके में बस गए। इसके बाद ये शहर वैदिक सभ्यता के प्रभाव में आया। यहाँ पर हिंदुओं के प्रमुख शक्तिपीठ में से एक हिंगलाज माता का मंदिर भी है, जिसे पाकिस्तान ने नानी का हज कहा जाता है। पाकिस्तान में समय के साथ ये शहर बौद्ध धर्म का भी एक प्रमुख केंद्र बन गया। 7वीं सदी में जब अरब हमलावरों ने इस इलाके पर हमला किया तो यहाँ पर इस्लाम धर्म का प्रभाव बढ़ गया। बलूच पाकिस्तान में कैसे आकर के बसा, इसे लेकर के 2 थ्योरीज है। पहली थ्योरी के मुताबिक बलूचिस्तान की कलात रियासत के आखिरी शासक मीर अहमद यार खान ने अपनी किताब इनसाइड बलूचिस्तान में ये लिखा है कि बलूच लोग खुद को पैगंबर इब्राहिम का वंशज मानते हैं। वो सीरिया के इलाके में रहते थे। यहाँ बारिश की कमी और अकाल की वजह से इन लोगों ने पलायन करना शुरू किया। सीरिया से निकल करके इन लोगों ने ईरान के इलाके में डेरा डाला। ये बात तब की ईरानी राजा नूशिरवान को पसंद नहीं आई और उन्होंने इन लोगों को यहाँ से खदेड़ दिया। इसके बाद ये लोग उस इलाके में पहुंचे जिसे बाद में बलूचिस्तान का नाम दिया गया। जिस समय बलूच ईरान से चले तब उनके सरदार मीर इब्राहिम थे। जब वो बलूचिस्तान पहुंचे तो उनकी जगह मीर कंबल अली खान ने दी। इस कबीले को पैगंबर इब्राहिम के नाम पर ब्राहिमी कहा गया, जो बाद में ब्रावी या फिर ब्रोही बन गए। बलूच लोग इस इलाके में बस गए। कई सौ साल बाद जब हिंदुस्तान में मुगलों का शासन हुआ तो वो बलूच लोगों के सहयोगी बने। इस दौरान बलूचिस्तान के कलात इलाके में सेवा वंश का शासन चला, जिसे एक हिंदू राजवंश माना जाता है। इस राजवंश के एक प्रसिद्ध शासक रानी सेवी भी थी, जिनके नाम पर बाद में सिविक क्षेत्र का नाम पड़ा। सेवा वंश का शासन मुख्य रूप से कलात और उसके आसपास के क्षेत्रों में था, और ये राजवंश उस समय हिंदू परंपराओं का पालन करता था। भारत के मुगल शासक अकबर ने 1570 के दशक में बलूचों की मदद से कलात पर हमला किया और सेवा राजवंश से इसका नियंत्रण छीन लिया। 17वीं सदी के बीच में मुगलों की पकड़ कमजोर होने लग गई और बलूच जनजातियों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। 18वीं सदी तक मुगलों ने यहाँ पर शासन किया, लेकिन बलूचों ने उन्हें यहाँ से खदेड़ दिया। यहाँ से बलूचों ने कलात में अपनी रियासत की बुनियाद फिर रखी और बलूचिस्तान ने बलूचों का शासन शुरू हुआ। इसको लेकर के जो दूसरी थ्योरी है उसके मुताबिक इतिहासकार कहते हैं कि बलूच लोग हिंदू ईरानी लोगों के ज्यादा करीबी हैं, बजाय सीरिया के अरबी लोगों के। हिंदू ईरानी लोगों को आर्यन भी कहा जाता है। इस लिहाज से इतिहासकारों को ये लगता है कि बलूच भी आर्यन है। आर्य हजारों साल पहले सेंट्रल एशिया में रहते थे, लेकिन खराब मौसम और युद्ध के हालात की वजह से वहाँ से दूसरी जगह की तलाश में वो निकल गए। वहाँ से निकल करके पहले अर्मेनिया और अजरबैजान वो पहुँचते हैं। वो अजरबैजान के ब्लाजगान इलाके में रहने लग गए। यहाँ आर्यों की भाषा और लहजा मिला करके नई जुबान बनाई गई, जिसे बलशक या फिर बलाशोकी का नाम दिया गया। आर्यों को बलाश कहा जाने लग गया। ईसा से 550 साल पहले अजरबैजान ईरान के खाम साम्राज्य के कब्जे में आया। 224 से 651 ईस्वी में शाशानी साम्राज्य स्थापित हुआ। 6वीं सदी के आखिर में और 7वीं सदी की शुरुआत में इस इलाके में बाहर से हमले बढ़ गए और मौसम भी खराब रहने लग गया। तो सेंट्रल एशिया से यहाँ आकर के बसे आर्य अलग अलग इलाकों में जा बसे। कुछ लोग ईरान के दक्षिण में चले गए और कुछ लोग ईरान के पश्चिम में चले गए। दक्षिण की तरफ गए आर्य वहाँ से और आगे ईरान
ईरान के कमान को सीस्तान फिर पहुंच गए। यहाँ इनका नाम बदल करके बलाश से बलूच और बोली का नाम बलाशोकी से बदलकर बलूची हो गया। धीरे धीरे इन बलूच लोगों ने सीस्तान से आगे के इलाके में दाखिल होते ही चले गए और इस इलाके को बाद में बलूचिस्तान कहा गया। लेकिन आधुनिक बलूचिस्तान की कहानी 1876 से शुरू होती है। तब बलूचिस्तान पर कलात रियासत का शासन था। भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश हुकूमत शासन उस समय कर रही थी और इसी साल ब्रिटिश सरकार और कलात के बीच एक संधि होती है। संधि के मुताबिक अंग्रेजों ने कलात को सिक्किम और भूटान की तरह ही जो है प्रोटेक्टोरेट का दर्जा दे दिया, यानी भूटान और सिक्किम की तरह कलात के आंतरिक मामलों में ब्रिटिश सरकार का दखल नहीं था, लेकिन विदेश और रक्षा मामलों पर उनका नियंत्रण जरूर था। 1947 में भारतीय उपमहाद्वीप में आजादी की प्रक्रिया की शुरुआत होती है। भारत और पाकिस्तान की तरह कलात में भी आजादी की मांग तेज हो गई। जब 1946 में ये तय हुआ कि अंग्रेज भारत छोड़ रहे हैं, तब कलात के खान यानी शासक मीर अहमद खान ने अंग्रेजों के सामने अपना पक्ष रखने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सरकारी वकील बनाया। बलूचिस्तान नाम से एक नया देश बनाने के लिए 4 अगस्त 1947 को दिल्ली में एक बड़ी बैठक बुलाई गई। इसमें मीर अहमद खान के साथ जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू शामिल हुए। बैठक में जिन्ना ने कलात की आजादी की वकालत की। बैठक में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने भी माना कि कलात को भारत या पाकिस्तान का हिस्सा बनने की जरूरत नहीं है। तब जिन्ना ने ही ये सुझाव दिया कि 4 जिलों कलात, खरान, लासवेला और मकरान को मिलाकर के एक आजाद बलूचिस्तान बनाया जाए। 11 अगस्त 1947 को कलात और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर होता है। इसके साथ ही बलूचिस्तान एक अलग देश बन गया। हालांकि इसमें एक पेच ये था कि बलूचिस्तान की सुरक्षा पाकिस्तान के हवाले थी। आखिरकार कलात के खान ने 12 अगस्त को बलूचिस्तान को एक आजाद देश घोषित कर दिया। बलूचिस्तान में मस्जिद से कलात का पारंपरिक झंडा फहराया गया। कलात के शासक मीर अहमद खान के नाम पर खुतबा पढ़ा गया। लेकिन यहीं से शुरू होती है जिन्ना की धोखे और भारत के मूल की वो कहानी, जिसकी वजह से बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। भारत के विभाजन के बाद स्टेट ऑफ कलात यानी बलूचिस्तान तकरीबन 227 दिनों तक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य बना रहा। तब स्टेट ऑफ कलात को कई लोग पाकिस्तान का हैदराबाद कहते थे। कलात स्वतंत्र रियासत था जिसने पाकिस्तान में शामिल होने से इनकार किया था और हैदराबाद ने भी भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया। मोहम्मद अली जिन्ना ने कलात और हैदराबाद दोनों को कानूनी सलाह दी थी कि 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश राज खत्म होने के बाद भी वो स्वतंत्र संप्रभु स्टेट के रूप में रह सकते हैं। दोनों ही मामलों में कोई समझौता नहीं हो पा रहा था, लेकिन मार्च 1948 में जिन्ना ने कलात के खान को धोखा दिया और पाकिस्तानी फौज बलूचिस्तान में दाखिल हो गई। जिन्ना ने धोखा देते हुए एक अलग बलूचिस्तान की मांग को खारिज किया। इसके बाद कलात ने भारत से मदद मांगी, लेकिन भारत से मदद नहीं मिलने के बाद उन्होंने हार मान लिया। 26 मार्च को पाकिस्तानी सेना बलूच तटीय क्षेत्र में आई और फिर कलात खान को जिन्ना की शर्तों को मानने पर मजबूर होना पड़ा और इस तरीके से बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा बना। कुछ लोगों का मानना है कि तब अगर भारत ने कलात के खान के समर्थन में अपनी सेना भेजी होती तो शायद आज का इतिहास कुछ और होता, लेकिन इस ऐतिहासिक भूल को सरदार पटेल ने हैदराबाद में होने से रोका। कलात के खान की तरह ही हैदराबाद का निजाम भी स्वतंत्र रहना चाहता था, जबकि हैदराबाद की आवाम भारत में विलय चाहती थी। दूसरी ओर जिन्ना भी हैदराबाद पर नजरें गड़ाए बैठा था, लेकिन देश के आयरन मैन ने ऑपरेशन पोलो के जरिए हैदराबाद के निजाम को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। निजाम के शासनकाल में वहां रजाकार हिंदुओं का कत्लेआम कर रहे थे और ऐसे में 13 सितंबर 1948 को सरदार पटेल ने इंडियन आर्मी को हैदराबाद में उतारा। इंडियन आर्मी के मोर्चा संभालते ही हैदराबाद का निजाम उस्मान अली खान घुटने पर आ गया और उसने भारत में विलय के दस्तावेजों पर दस्तखत कर दिए। शायद पटेल की तरह ही रणनीति बलूचिस्तान में भी अगर अपनाई गई होती जिस तरीके से पटेल ने अपनाई, तो आज बलूचिस्तान की तस्वीर कुछ और होती। बलूचिस्तान आज जो है हिंदुस्तान का एक हिस्सा होता और पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पर तिरंगा लहरा रहा होता, लेकिन ये हुआ नहीं और फिर जो है वो इतिहास बनकर के आप सभी के सामने है।